अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहली लाइन लिख रखी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको ज़्यादा ज़ोर दे भी नहीं सकते, मतलब मुश्किल से भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकते। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर बॉडीज़ आर ऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं। ऑर्गेनिक नेचर के मतलब वो क्यों ऑर्गेनिक नेचर के हैं, बिकॉज दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, इंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि हमारे जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। तो इसके अंदर सब के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे पास कार्बन आइटम मौजूद होते हैं। और कार्बन आइटम जिसके अंदर भी मौजूद होगा तो वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्लियर हो रही बात। तो इसलिए क्या है कि ये सारे भी जितने भी रिएक्शन हो रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। ठीक है जी। तो दूसरी इम्पोर्टेंट क्या होगी कि वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर इन नेचर फॉर आवर फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग। हम अपनी खुराक के लिए, हम अपनी अद्वियात के लिए या अपने लिबास के लिए, सारी चीज़ों के लिए क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर निर्भर करते हैं, मतलब उन पर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं। ठीक है जी। ओवर द ईयर्स द केमिस्ट हैव लर्न टू सिंथेसाइज प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निश, टेक्सटाइल। अब ये सारी चीज़ें, मतलब अगर हम रबड़ को देखें, प्लास्टिक को देखें, अद्वियात को देखें, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो कि खुराक को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें, पेंट्स वगैरह, वार्निशेस वगैरह, ये टेक्सटाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हासिल होती हैं। लास्ट लाइन क्या लिख रखी है, मैनी ऑफ दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स। मतलब इतने सारे ये जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हासिल हो रहे हैं उनसे एक और फ़ायदा ये होता है कि ये जो नेचुरली प्रोडक्ट्स हैं ना, हम उनके इस्तेमाल की जगह पर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि दुकानों के अंदर क्या होता है, सिंथेटिक फ्लावर लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेचुरली फ्लावर की कमी पूरी करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अहम जो किरदार है वो अदा करती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी इम्पोर्टेंस हो गई है। तो आगे हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहली लाइन में ही लिख रखा है हमारे पास कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस आर वास्ट रिजर्वायर फ्रॉम विच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन। मतलब पेट्रोलियम से या कोल से या नेचुरल गैस से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादातर क्या है, सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। और ये बनते किस तरह हैं, प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनके हम क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए जब डिके होते हैं तब जाके ये क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, कोल। तो कोल के बारे में क्या रखा है, इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी। तो कोल के बारे में क्या कह रखा है कि तकरीबन कोई 5 करोड़ साल पहले जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो ट्रीज़ ब्रीड हो गए थे, मतलब दफन हो गए थे, तो उनकी जो रिमेन्स बाकियात जो बच गए हैं तो उससे क्या बनता है, कोल बनता है। ठीक है जी। अब ये बनता किस तरह है, ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑन वुड। ठीक है जी। लकड़ी पर क्या होगी, बैक्टीरियल या केमिकल रिएक्शन होगी तो ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीट के अंदर। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर वो क्या होता है, पीट ट्रांसफ़र हो जाता है किस चीज़ के अंदर, कोल के अंदर। नीचे हमारे पास साइकिल भी दिखा रखा है, तो वुड होता है डेड प्लांट्स या ट्रीज़ का, तो उस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो क्या बन जाता है, वो पीट बन जाता है। और फिर उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो लिग्नाइट बन जाता है। और फिर हाई प्रेशर करेंगे तो बिटुमिनस कोल बन जाएगा, और बिटुमिनस कोल से फिर प्रेशर करेंगे तो क्या बन जाएगा लास्ट में,
एंथ्रासाइड बन जाएगा। अब पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइड के अंदर फ़र्क क्या है? पीट के अंदर जो कार्बन की मिकदार होती है वो 60% होती है, लिग्नाइट के अंदर 70% और बिटुमिनस कोल के अंदर 80% और एंथ्रासाइड के अंदर 90% के अराउंड अबाउट, मतलब उससे ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये मैंने एक रेंज बताई है, ठीक है जी। तो इतनी कार्बन की परसेंटेज हो सकती हैं, और जितनी कार्बन की परसेंटेज किसी भी कोयले के अंदर ज़्यादा होगी तो उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, क्वालिटी वाला होगा, ठीक है जी। तो पीट को हम ज़्यादातर घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लिग्नाइट को हम भट्टियों के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, बिटुमिनस कोल को भी ज़्यादातर फर्नेस के अंदर, और एंथ्रासाइड्स को हम जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। आगे क्या कह रखा है कि कोल जो है ना वो क्या है, सॉलिड फ्यूल है, इम्पोर्टेंट, और बिकम ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स बन जाता है व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब उसकी जब कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स बन जाता है। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब टेम्परेचर जो है ना रेंज कितनी होनी चाहिए, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर के अंदर हीट करें और एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर कोक के अंदर, कोल गैस के अंदर या कोल तार के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। और जो कोल तार होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और उनको हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होंगे, उनको हम उनके डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम उनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आगे कुछ है ना फैक्ट्स बता रखे हैं कि टोटल जो कोल रिसोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर एस्टिमेटेड वो कितने हैं, 184 बिलियन टन्स है, ठीक है जी। और उसके बाद 80% जो है ना वो कोल वो किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, बेक ब्रिक्स इन लाइम किलन्स, मतलब ज़्यादातर किसके अंदर, बेक ब्रिक्स, मतलब ईंटों को पकाने के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जो है ना वो क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरेलू पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉन्शियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडक्ट कोल इनटू द इंडस्ट्री। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इकदाम उठा रही हैं कि कोल को हम क्या कर सकें, इंडस्ट्री के अंदर ला सकें और उसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। सिंध कोल अथॉरिटी एंड डायरेक्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड WFP सारे जो है ना वो क्या करते हैं, ऑल आर कीन टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन, मतलब कोल की जो यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, उसको बढ़ाने के लिए सारे ही ख्वाहिशमंद है, ठीक है जी। तो इस तरह ये कोल जो है ना हम इस तरीके से अलहदा कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने पढ़ा है कि ये बनता कैसे है, ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को देखें तो वो क्या कह रहा है कि नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। अब नेचुरल गैस क्या है, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी का सोर्स, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि विच आर डेफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या कोल। अब उसके अंदर ज़्यादातर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, कोल या मिनरल ऑयल जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादातर किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये नेचुरल गैस होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। ज़्यादातर क्या होते हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या होगा, कम होगा, मतलब 1 2 3 4 कार्बन वाले जो होंगे वो ज़्यादातर होंगे। तो मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस जो वो क्या होता है, मीथेन होता है, मतलब एक कार्बन वाला जो होता है CH4, तो वो ज़्यादा मेजर पोर्शन होता है। इट इज़ आल्सो फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कोई भी होता है, मतलब प्लांट्स कह दें या एनिमल्स कह दें, तो इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ये नेचुरल गैस हासिल होती है। इन पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर, अब ये ज़्यादा सस्ती होती है, तो इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। इसको हम पावर जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट में भी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में भी, और इसको हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डोमेस्टिक पर्पज़ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास क्या है,
पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम में हमारे पास क्या है कि मिनरल ऑयल जो है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, अगर वो क्या होगा, रिफाइन फॉर्म में होगा। अब ये बनता कहाँ पर है, इट इज़ थॉट टू हैव, अब आगे हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। It is thought to have been formed by slow chemical and biochemical decomposition of remains of organic matter। मतलब ये ज़्यादातर ख्याल किया जाता है कि ये किस तरह बनता है, स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिमेन होता है उसकी करते हैं। और ये पाया कहा जाता है फाउंड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके दरमियान क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, ये पेट्रोलियम बनता है। तो जब ये निकाला जाता है, व्हेन इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स, जब ये रॉक से निकाला जाता है तो ये क्या कैसा दिखता है, ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसको बेहतर करते हैं, टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। पेट्रोलियम फ्रैक्शन उससे हमें हासिल होती है। और हमारे पास 4 ऑयल रिफाइनरीज़ जो है ना हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही हैं। एक जो ऑयल रिफाइनरी है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि कहाँ पर है, रावलपिंडी के करीब है। और ये क्या करती है, 1.25 मिलियन टन्स जो है ना वो क्या करती है, ऑयल को रिफ़ाइन करती है पर एनम, एक साल के अंदर। सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरी कहाँ लगी हुई है, कराची में, और वो क्या करती है 2.13 मिलियन टन्स क्या करती हैं, ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं। एक पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, और ये कहाँ लगी हुई है, नियर मुल्तान महमूद कोट लगी हुई है, और ये भी जितना भी होता है वो ऑयल रिफ़ाइन कर लेती हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 चीज़ों का आपने यहाँ पर देखना है, एक क्रूड ऑयल को और एक रिफ़ाइन ऑयल को। तो जो रॉक से हासिल होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, क्रूड ऑयल होगा, और उसको हम रिफ़ाइन करके डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो उससे जो हासिल होगा वो क्या होगा, रिफ़ाइन ऑयल होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।